नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरियाणा में दनादन विधायकों के इस्तीफे हो रहे हैं। हरियाणा की सियासत में चुनाव का ऐलान होते ही एक भगदड़ सी स्थिति है और खासकर एक पार्टी जो बीजेपी के साथ सत्ता में भागीदार रही लंबे वक्त तक, चुनाव करीब आने तक। कांग्रेस में जो अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम विधायक कांग्रेस में जाने की फिराक में हैं और कांग्रेस के साथ उनकी बातचीत हुई। कांग्रेस में जो प्रत्याशियों की दावेदारी है, उसको लेकर के भी जो जमीनी रिपोर्ट है, लाइन लगी हुई है हर सीट पर। यानी कांग्रेस में एंट्री के लिए या टिकट के लिए लंबी कतार है। हरियाणा के सियासत में भगदड़ है, विधायकों के दनादन इस्तीफे हैं। इसके पीछे की पूरी कहानी और जमीन की हकीकत, इन दोनों को समझने के लिए हरियाणा के दो खास पत्रकार, दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी हैं द फोर्थ स्टेट से, और जगदीप सिंह सिंधु साहब अक्सर हमारे साथ न्यूज लॉन्चर परिवार के ही एक हिस्सा हैं, अक्सर हमारे साथ आप उनको देखते हैं। इन दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले रविंद्र जी के पास चलेंगे। रविंद्र जी, लगातार इस्तीफे, मतलब 2 दिन के भीतर मैं नाम देख रहा हूं कि रामकरण काला, उसके अलावा ईश्वर सिंह, देवेंद्र बबली, अनूप धानक, ये सब इस्तीफे दे रहे हैं। और खासकर एक पार्टी जिसे दिल्ली के सियासी हलकों में तमाम विश्लेषक बीजेपी की बी टीम के रूप में कहते रहे हैं, बताते रहे हैं, तर्क भी रखते रहे हैं। तो बी टीम खाली हो रही है। बी टीम के बगैर हर राज्य में अगर बीजेपी की बी टीम मजबूती से चुनाव में नहीं होती है तो उसका नुकसान बीजेपी को मिलता है। कोई राज्य हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे चर्चा। बी टीम खाली हो रही है, कांग्रेस के दरवाजे नॉक करने वालों की संख्या ज्यादा है। क्या इस भगदड़ के पीछे की असली वजह क्या है? जी, नमस्कार आशीष जी, जगदीप भाई को भी नमस्कार। बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी। और बीजेपी के साथ जिस तरह से इन्होंने जेजेपी ने सरकार चलाई है, करीब 4.5 साल ये लोग साथ रहे। वो भी एक बड़ा बेमेल गठबंधन था। जिस हम्म, वक़्त ये गठबंधन किया गया था, उस वक़्त जो सारा एक बहुत बड़ा वोट का चंक जो जेजेपी को मिला था, वो बीजेपी के मुखालफत का वोट था। जो बीजेपी हाँ, के धुर विरोधी लोग थे, उन लोगों ने जेजेपी को वोट दिया था और 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने में वो कामयाब हुए थे। अब उसके बाद जब सरकार बनाई तो बनाई, लेकिन सरकार बना के जो अपना कोर वोटर है, उसके इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। अब हम्म, जेजेपी मूल रूप से ग्रामीण इलाकों की पार्टी है। उन इलाकों में वो पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र में ज्यादातर गांव आते हैं। शहरी इलाकों में जेजेपी का होल्ड पहले से नहीं था। पहले से मतलब चौधरी देवीलाल के टाइम से नहीं था। उसके बाद ओम हम्म, प्रकाश चौटाला ने कोशिश की तो भी वो वहां पर बेस नहीं बना पाए। और हम्म, तब उस जमाने में कांग्रेस पार्टी का बेस होता था शहरों में, और हम्म, ग्रामीण इलाकों में आईएनएलडी का या लोकदल का। आज भी नहीं था। तो जो अपना कोर वोटर था, उस कोर वोटर की इश्यूज को एड्रेस नहीं कर पाए। करप्शन के बहुत सारे उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, और अहंकार का बहुत एलिगेशंस उनके खिलाफ लगे। अपने लोगों हम्म, के काम नहीं करवा पाना, कि देखिए हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स एक किस्म से आप समझिए कि पंचायतों की तरह काम करने वाली पॉलिटिक्स है। यहाँ पे हम्म, जब आप नेता के घर जाते हैं ना आशीष जी, और अगर वो हम्म, नेता आपसे काम करने में आनाकानी करता है, तो लोग पलट के उसके पास जाते नहीं है। फिर वो कहते हैं कि भाई तू इस बार हमारे हल्के में आके दिखाना वोट मांगने के लिए। यहाँ का हिसाब किताब अलग है। यहाँ दूसरे स्टेट्स की तरह नहीं है पॉलिटिक्स, कि आप बार बार नेता के हाथ जोड़ेंगे कि साहब ये काम करा दीजिए, काम करा दीजिए। यहाँ पर जनता उसको कहती है कि भाई तू वोट मांगने के लिए तो गांव में ही आएगा ना, तब तेरे को देख लेंगे हम्म, हम। तो हम्म, उस तरह की नेचर की पॉलिटिक्स है, और वो इस तरह के एग्रेसिव जो वर्कर्स हैं वो जेजेपी के रहे हैं। उन लोगों हम्म, के साथ एक किस्म का बड़ा बिट्रियल हो गया जब इन्होंने जेजेपी और बीजेपी का अलायंस हो गया। उसको बड़ा बेमेल अलायंस माना। उसके बाद जो किसान आंदोलन चल रहा, 13 महीने का किसान आंदोलन चला, उस आंदोलन में भी जेजेपी ने किसानों का साथ देना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उनके खिलाफ इस तरह के बयान दिए जो बहुत संवेदनहीन बयान थे, और जिनको हम्म, देने की कोई खास पॉलिटिकल जरूरत उस वक्त थी नहीं, क्योंकि सबको पता था कि सरकार बीजेपी की है और जेजेपी उसमें छोटा हिस्सेदार है। बावजूद उसके
जो पूरा लोगों को नाराजगी थी वो जेजेपी से कहीं ज्यादा हो गई, और बीजेपी से तो थी ही, वो एक बड़ा नुकसान हो गया। और तीसरा असर फिर जब जो दुष्यंत चौटाला हैं, वो जब इस चुनाव को लड़ रहे हैं, तो दुष्यंत चौटाला, अब ये इलेक्शन वोट उनको मिले, उससे ज्यादा उनका फोकस हो गया है कि किस तरीके से पार्टी बच पाए, क्योंकि वोट उनको मिलने की संभावनाएं, बहुत कम इलाके ऐसे हैं जहां पर वो अपनी जमानत बचाने की संभावना उनको है। अधिकतर इलाके आज भी ऐसे हैं जहां पर जेजेपी एक जमाने में मजबूत पार्टी थी, उसका अधिकांश वोट बैंक खिसक करके कांग्रेस पार्टी के साथ चला गया है। तो वो किसी चुनाव जीतने की पोजीशन में तो कहीं है नहीं। लोकसभा में केवल 1% वोट मिला था। अब 10 में से 4 लोग एक साथ चले गए, और बाकी के लोग भी चले ही जाएंगे, क्योंकि 2-3 उनमें ऐसे हैं जो पहले इस तरह के बयान दे चुके हैं, अपनी लीडरशिप के खिलाफ रहे हैं। एक तो नानरोंद, जहां सिंधु साहब बैठे हैं, उसके बगल के विधायक हैं, वो तो 4.5 साल से खिलाफ हैं। 6 महीने साथ रहे होंगे मुझे लगता है बस। उसके बाद से लगातार वो पब्लिकली इस तरह के बयान दे रहे हैं जो पॉलिटिकली तो किसी को सूट नहीं करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाने में तो जेजेपी कामयाब नहीं रही। तो अब 5-6 विधायक अगर आपके चले जाएंगे, 10 में से 6 मतलब 60%, 60% एमएलए अगर के टूट के चले जाएंगे, तो आप बचे हुए जो आपके कार्यकर्ता हैं उनको कैसे कॉन्फिडेंस दे पाएंगे कि कहीं हमारी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में लड़ती हुई दिखे। तो ये इलेक्शन तो कम से कम जेजेपी के लिए ऐसा रहेगा जब उनकी स्ट्रगल सिर्फ ये है कि वो गांव में घुस जाएं और थोड़ा बहुत सम्मानजनक वोट उनको मिले। जीत वीतने के चक्कर में मुझे लगता है कि ये पार्टी अब नहीं है, ये सिर्फ इतनी है कि सम्मानजनक वोट उनको मिले, तो आने वाले 5-10 साल में शायद वो लोग स्ट्रगल करके दोबारा से खड़े हों। लेकिन एक बात के लिए हमको जरूर तारीफ करनी पड़ेगी आज जी, एक बार के लिए तारीफ करनी पड़ेगी, हालात बहुत खराब है जेजेपी के लिए, आईएनएलडी के लिए, लेकिन इनके नेता जिस तरह की पॉलिटिकल नर्सरी से इन लोगों ने पढ़ाई की है, ये लोग हार नहीं मान रहे। आज भी उसी मजबूती के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन जनता से तो जाहिर है वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लेकिन ये लोग स्ट्रगल तो जरूर कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो इस तरह से स्ट्रगल करने पर शायद पार्टी जिंदा रहे, और 5-10 साल के बाद मुझे लगता है रिवाइव करने की पोजीशन इनकी बने। पर ये चुनाव तो उनके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल का इलेक्शन है। इस इलेक्शन में उनके लिए कुछ बचा नहीं है, बस वो है कि कितना वोट वो ले सकते हैं, और कितनी जगह पर वो अगर जमानत बचा पाए तो भी बड़ी बात है। चलिए, ये देखना होगा। हालांकि 5-10 साल बाद बीजेपी से अगर जो गलबहियां कर ले, 5-10 साल बाद वो पॉलिटिक्स में प्रासंगिक भी रहता है कि नहीं रहता है, ये बड़ा सवाल है। देश में बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं कहा तो धीरे धीरे चर्चा में आएंगे। भाजपा से दोस्ती, उसके बाद क्या होता है, मायावती उसके एग्जाम्पल है, जीती जागती उदाहरण है उत्तर प्रदेश में। चाहे डायरेक्ट संबंध बने, इनडायरेक्ट बने, दोस्ती में ये कब बड़े छोटे भाई से बड़ा भाई हो जाते हैं पता नहीं चलता है, फिर उनके रहमोकरम पर ही साथी रहते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र कंवारी जी जुड़े हुए हैं, संपादक है गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स से। इनसे तो कई विषयों पर इस प्रोग्राम के बाद भी मैं बात करूंगा। गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स है, मैं इनसे यूनिवर्सिटी ऑफ गुरुग्राम पे बात भी करूंगा आगे इस कार्यक्रम के अलावा, क्योंकि हरियाणा के आप लोग रविंद्र जी और धर्मेंद्र जी हैं। हरियाणा के तमाम छोटी छोटी खबरें, बहुत सारी खबरें मेरे तक आती हैं आप लोगों की, जो खबरें सामान्य तौर पर आजकल दिखती नहीं है। लेकिन सिंधु साहब से छोटी टिप्पणी ले लें, फिर आपके पास आते हैं। सिंधु साहब, ये जो सूची है, इसमें कौन कहां जा रहा है, ये इस पे रुचि है लोगों की, कौन कहां जा रहा है। और अभी रविंद्र जी ने इशारा किया था, बहुत सारे फिर से अभी भी हैं जो बयान दे रहे हैं, अभी बाहर नहीं हुए हैं। तो कौन कौन है जो अभी फिर सीरीज में शामिल होने वाले हैं, और कौन कहां जा रहा है इन चारों में? आशीष जी, ये कहीं भी जाए, इनका वैसे तो कोई भविष्य है नहीं, पर ये अपनी खुशफहमी के लिए जाएंगे जरूर। और इनमें से अधिकतर जो है वो कांग्रेस के पलड़े में जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि लोग कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ जाए। या किसी को लग सकता है कि किसी एक विशेष कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी की वोट हो सकती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। पर अभी तक जो सामने आई है बातें, उनमें ज्यादातर कांग्रेस की तरफ ही जाते हुए, तीनों के तीनों, रामकरण काला, ईश्वर सिंह और देवेंद्र बबली, ये तीनों का अभी तक का जो संकेत आ रहे हैं वो कांग्रेस में जाने के हैं। अनूप धानक के संकेत आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाने के। और जो अन्य हैं इनके साथी, उनके भी पहले बयान आ चुके हैं, और उनके डिससेटिस्फेक्शन जिस तरह से है, जिस स्तर की है, वो भी अपना अपना विकल्प देखेंगे। और जो जेजेपी है
मुझे लगता है कि शायद जेजेपी के अधिकतर एमएलए पारिवारिक एमएलए को छोड़ के और शायद वो किनारा करेंगे, अब अवसर का आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपदा में अवसर ये तो दे दिया, भारतीय राजनीति को एक बड़ा जो है सैद्धांतिक प्रतिपादन किया है मोदी जी ने। धर्मेंद्र जी के पास चलते हैं। धर्मेंद्र जी, ये हरियाणा की पॉलिटिक्स में बहुत समय बाद मुझे लग रहा है कि इस बार 1 to 1 होने जा रहा है, भाजपा बनाम कांग्रेस। तीसरा फैक्टर गायब है, भले बसपा और इनेलो का गठबंधन हो गया, जेजेपी भी है मैदान में, लेकिन 1 to 1 होने जा रहा है। और दूसरी चीज, इसमें सवाल में एक पोर्शन और है, कांग्रेस के सामने अगर भाजपा होती है, मतलब 1 to 1 कांग्रेस के साथ भाजपा की फाइट होती है, तो कुछ एक राज्यों का अपवाद छोड़ दें तो भाजपा भारी पड़ जाती है। कांग्रेस को हमेशा एक थर्ड फैक्टर की जरूरत रहती है। वो थर्ड फैक्टर इस बार मिसिंग है हरियाणा की राजनीति से। ग्राउंड पर कांग्रेस की हवा नजर आ रही है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1 to 1 के मुकाबले में हरियाणा में जीती हुई बाजी कहीं फिर से, कांग्रेस की एक हैबिट रही है ना, अपनी जीत को थाली में परोसते हैं और ले जाकर के दूसरे को दे आते हैं। देखिए आशीष जी, तो जो हरियाणा है ना, उसको आप ये मानिए कि वो बाकी राज्यों से अलग तरीके से सोचता है। और राज्यों में लोग वोट डालते हैं सरकार बनाने के लिए, और हम वोट डालते हैं सरकार को उखाड़ने के लिए। सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारा। जो पूरा देश करता है वो हम कभी नहीं करते। एक गांव में ना पूरा गांव बंदरों को भगा रहा था, बंदरों की समस्याएं थी, तो वो जो बंदर भागे जा रहे थे, वो सामने से रविंद्र भाई जैसा आदमी आ गया, एक लठ लिए हुए। अब बोला, बंदरों कहाँ जा रहे हो? बोले जी हमें ये गांव वाले निकाल रहे हैं। बोला तुम्हारे साथ कौन है? बोला जी हमारे साथ कोई नहीं। बोला ऐसे क्या बात है, चलो वापिस, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो हरियाणा का जो आदमी है ना जी, वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है। अभी फिलहाल हालात बहुत खराब है बीजेपी के लिए, बहुत ज्यादा खराब है। हरियाणा में ये होता है कि बीजेपी तब चुनाव जीतती है जब उसको थर्ड फैक्टर मिले। 22 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जो जेजेपी की वजह से बीजेपी को मिल गई। तो अब वो वाला फैक्टर काम नहीं करेगा इनका, क्योंकि हरियाणा में 1 to 1 मुकाबला है। और बीजेपी को अब आप देखिए, 2014 से पहले हरियाणा में बीजेपी एक अलाइंड पार्टी थी। उसको खुद वो किसी की वैसाखियां बना करती थी, लेकिन 2014 में उसको मौका मिला फुल टाइम पार्टी बनने का। तो पहले मुकाबले रहते थे आईएनएलडी में और कांग्रेस में, बीजेपी सीन में नहीं थी। अब जो आईएनएलडी को खत्म करके बीजेपी सामने है, लेकिन बीजेपी के साथ हरियाणा में ये मुसीबत है कि बाकी राज्यों के जो जो भी फॉर्मूले थे उनके जीत के, जैसे जैसे उनके प्रयोग हैं, वो हरियाणा की यूनिवर्सिटी में आके सब फेल हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार आपने देखा होगा, किसी भी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार रही है तो हर 5 साल बाद उनके मुद्दे भी बदल जाते हैं और उनके चुनाव मांगने, वोट मांगने के पैटर्न भी बदल जाते हैं। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जिसमें 10 साल से वो उन्हीं मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं, उसी पैटर्न पे वोट मांग रहे हैं। और जब लोकसभा में मोदी जी ने अपने सर्वे वर्वे कराए तो पता चला कि हरियाणा तो बिल्कुल अपोजिट मूड बना के बैठा है। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि भाई मनोहर, तुम थोड़े दिन आराम कर लो और मैं यहाँ से तुम्हें हटा के कुछ हो सकता है बदलाव आ जाए। तो 5-5 पे ये लोग सिमटा दिए। और 5-5 में भी कांग्रेस की कई सीटों पे गलतियां रही हैं, नहीं तो कांग्रेस ज्यादा सीटें जीत सकती थी। दूसरा, ये आभास नहीं होने दे रहे थे। ये तो भला सोशल मीडिया का जो ये बता पा रहा था कि हवा अलग बह रही है। अगर टीवी चैनल को देख के लोग अंदाजा लगा पाते तो फिर तो ये 400 पार जीतने ही वाले थे। तो हरियाणा बहुत अलग तरीके से सोच रहा है सर। और मुझे 20 साल हो गए, मेरा 7वां चुनाव है जिसको मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे कवर करूंगा। मैंने किसी सरकार के खिलाफ ऐसी बहती हवाएं नहीं देखी है जिससे पहले। मैं कल्पना कर पा रहा हूं जब टिकट डिक्लेयर होंगी, ये लोग चुनाव में वोट मांगने जाएंगे, तो ये हरियाणा वाले क्या करेंगे, क्योंकि हरियाणा के लोग गर्दन का सरिया निकालने में माहिर लोग हैं। यहाँ पे चुटकुले बनते हैं चुनाव में। हम चुनाव को, हरियाणा के लोग पॉलिटिक्स को जीते हैं, एंजॉय करते हैं। और अगर यहाँ आप किसी कैंडिडेट को बुला के कहोगे कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है, इसको सपोर्ट करो, तो लोगों के मुंह उतर जाएंगे। और आप पंचायत बुला के ये कहोगे कि जी ये कैंडिडेट है और इसकी खाट ठोकनी है, इसका नुकसान करना है, तो लोग खुश होकर घर जाएंगे। तो हरियाणा का वोटिंग पैटर्न बीजेपी के कभी समझ में नहीं आ सकता सर। ये हरियाणा के लोग हैं, आप इनको देखिए। इन्होंने 5 साल, हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश था जो एक भाईचारे की मिसाल हम दी जाती थी। मेरा बचपन ग्रोमिंग एक किसान परिवार में हुई है,
तो 36 बिरादरी के लोग हम अपने दुख सुख को साझा किया करते थे, एक दूसरे के साथ बैठा करते थे। 2014 में जो बीजेपी आई, बीजेपी से कोई विरोध नहीं है किसी का, लेकिन जो सामाजिक ताने बाने को इन्होंने हमारा ध्वस्त करने का जो काम किया है, उसका रिवेंज लोग इनसे लेना चाहते हैं कि तुम खराब लोग हो, तुमने हमारा सामाजिक ताना बाना ध्वस्त किया है, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। तो ये चुनाव बीजेपी को सजा देने का चुनाव लोगों ने मान लिया है। इसके साथ साथ आप देखोगे किसान कम्युनिटी का जो सबसे ज्यादा गुस्सा है, अगर हरियाणा के जमींदार परिवारों, किसी भी किसान परिवार में आप चले जाइए, अगर मेरी भी गलती हो गई तो मेरा बाप मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेगा कभी भी। ये हमारा कल्चर है, सबसे पहले अपनी औलाद को कूटा जाता है यहाँ पे। वो काम दुष्यंत चौटाला के साथ हो रहा है। दुष्यंत चौटाला से बड़ा लाड प्यार हरियाणा प्रदेश की जनता ने, किसानों ने दिया, और अब सबसे ज्यादा सजा उनको दे रहे हैं कि पहले तो तुझे सजा देंगे, तू इनके साथ गया क्यों। और उसी वजह से अब उनको तो निपटा दिया, जेजेपी नाम की कोई शक्ति इस चुनाव में नहीं है। अब अगली बारी बीजेपी की है। क्लियरली दो धाराओं में चुनाव हो रहा है। एक वो धारा है जो बीजेपी को जिताने के लिए वोट डालेगी, और ज्यादातर वो धारा है जो बीजेपी को हराने के लिए वोट डालेंगे। बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। और नायब सैनी जी के साथ अफसोसजनक बात ये रही कि किसी भी इंसान को 6 महीने का तो हनीमून पीरियड भी देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद 6 महीने हनीमून पीरियड के होते हैं। वो बेचारे मुख्यमंत्री का हनीमून पीरियड नहीं मना पाए, और इतने ओवर कॉन्फिडेंस में थे, उनके ऊपर लोग मजाक कर रहे हैं। जब जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि हरियाणा में कब चुनाव होंगे, बोले समय पे होंगे। तो उनके जो अलग ज्ञान था उसके ऊपर हरियाणा में लोग उनके ऊपर चुटकुले बना रहे हैं। तो नायब सैनी जी एक बहुत, मतलब उस तरीके से उनका कैरियर है, उनको कि गांव का सरपंच बनने की नहीं सोची थी, और हरियाणा का मुख्यमंत्री वो बन गए। तो हरियाणा धर्मेंद्र भाई, एक सप्लीमेंट्री है, पूरक सवाल है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आपने कहा कि 5-5 हो गया, कांग्रेस ने कुछ गलतियां की। इस पर हम लोगों ने कई बार एनालिसिस किया है कि वाकई गलतियां की थी। इसी पर मैंने शुरुआत की थी कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसको ऐसा नहीं है कि सामने वाले को खोजना पड़े कि अमृत कहां पर नाभि में है, कंधे में है, सीने में है, खोजना नहीं पड़ता। ये खुद जाते हैं, कहते हैं मारो, यहाँ पे मारो, नाभि में है मेरे अमृत, यहीं पर मारोगे तो मैं खत्म होऊंगा। कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है जी। कांग्रेस के दुश्मन तो कांग्रेस के लोग ही हैं। लेकिन कांग्रेस को लोगों ने आत्मसात कर लिया है कि ये जैसे भी हैं ये तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जो उनके सामने जो आदमी आया कि आप 10 समोसे की दुकान खोले बैठे हैं, 11वें समोसे अगर मुझे बेचने हैं तो मैं कुछ तो बताऊंगा, इनमें ड्राई फ्रूट है या इनका मेकिंग ऑफ प्रोसेस अलग है। तो जब हरियाणा में बीजेपी लॉन्च हुई 2014 में, तो इन्होंने बताया कि हम पार्टी विद डिफरेंस है, हम इन जैसे नहीं है। और 10 साल में लोगों को पता चला कि आधी कांग्रेस तो ये ले उड़े। और जब इनके खुद के चरित्र की बात आई, ये कहते हैं कि हम नौकरियां ईमानदारी से दे रहे हैं। अब नौकरियों की ईमानदारी से वो दिया कि एचपीएससी के दफ्तर में अटैचियां पकड़ी गई नोटों की इनकी। और जो कहते थे कि जो हमारा जो सबसे, देखिए इंसान जब भी बात करता है अपनी स्ट्रेंथ की बात करता है। हमें कोई मतलब, हरियाणा के लोग पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। उनके लिए यूपी बिहार की तरह बौद्धिक मसला नहीं है हमारा। हमारे लिए आज आप इस पार्टी में हैं, कल को छोड़ के दूसरे में चले जाएं, लोग इस चीज को एंजॉय करते हैं, उसको वोट देते हैं, जिताते हैं, मंत्री बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहली बार हरियाणा के लोगों ने अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ा बीजेपी को देख के, कि ये कांग्रेस ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो दुनिया की सबसे अलग पार्टी है या उसमें कोई बुराई नहीं है। वो तो कहते हैं कि हम तो बुराइयों के पुतले हैं। लेकिन एक तरफ एक आदमी, वो बाबा भारती और खड़क सिंह वाली कहानी बन गई हरियाणा के लोगों के साथ। लूट लिया हरियाणा के लोगों को, ये लूट लिया, और अब लोग उसका रिवेंज लेने के लिए तैयार हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी, आज मैं अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पे भी कहता हूं कि ऐसा कोई बुरा काम नहीं है जो कांग्रेस ने नहीं किया हो, लेकिन आज ऐसा कोई बुरा काम नहीं है हरियाणा में जिसका अनुसरण बीजेपी ने ना किया हो। उससे भी ज्यादा दोषी पार्टी है। एग्जैक्टली, अनुसरण नहीं किया, माइलस्टोन बनाया है, उसमें माइलस्टोन सेट कर दिया। मैं रविंद्र भाई के पास चलूंगा। इसी पर हम इस चर्चा के पहले, ऑफिशियली चर्चा में आने के पहले कुछ चर्चा कर रहे थे, और धर्मेंद्र जी ने भी उसकी चर्चा की कि जो डिवीजन 14 के बाद आया, वो डिवीजन इस मामले में तो खैर बांटो और राज करो में मुझे लगता है कि कई बार होता है ना कि गुरु आगे, चेला आगे निकल जाता है गुरु से।
तो हम लोग कहते हैं अंग्रेजों की नीति थी बांटो और राज करो। कई बार लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज आकर के यहाँ पर सीखने लगे, ट्यूशन लेने लगे, कोचिंग लेने लगे। इतना डिवीजन हो चुका है, इस बात को सभी स्वीकार कर रहे हैं हरियाणा में। इतना डिवीजन हो चुका है, जाट बनाम नॉन जाट। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि अब इस बार सब समझ गए लोग, पार्टी विद ए डिफरेंस, समझ गए कि वाकई बहुत अंतर है, बहुत डिफर करती है पार्टी। क्या इस बार खत्म हो गया है मामला ये कि अब वो डिवीजन खत्म हो जाएगा? ग्राउंड पर क्या है हकीकत? और दूसरी बात है, लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से हम लोगों ने न्यूज लॉन्चर पर जो भी लोग हैं, हमने बहुत एक बात बार बार रिपीट की थी कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। जब जनता चुनाव लड़ती है तो फिर बुराइयों को भी आत्मसात करती है। जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि फिर कांग्रेस बुरी ही सही है, लेकिन चलो यही, हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इनको हटाएंगे। तो क्या हरियाणा में जनता चुनाव लड़ रही है या फिर वही जाट लड़ेंगे, पिछड़े लड़ेंगे? नहीं, देखिए ये तो थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि जनता लड़ रही है। ये कहने से तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। लेकिन ये बात तय है कि एक बड़ा सेक्शन जो है सोसाइटी का, वो कांग्रेस के पक्ष में तो है। बीजेपी की नीतियों के मुखालफत में वो लोग खड़े हैं। और हरियाणा में ये जो पॉलिटिक्स है बेसिकली ये नई नहीं है। जो जाति की पॉलिटिक्स है ये पुरानी पॉलिटिक्स है, लेकिन वो चुनाव तक सीमित रहती थी। जब चौधरी भजनलाल हरियाणा में राजनीति करते रहे तो वो इसी पॉलिटिक्स पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी राजनीति की। लेकिन वो पॉलिटिक्स चुनाव खत्म होने के साथ साथ वहीं पर खत्म हो जाएगा। उस पॉलिटिक्स का कोई हिस्सा कभी समाज का हिस्सा नहीं बन पाया, समाज के ऊपर उसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा। लेकिन बीजेपी जब आई तो बीजेपी ने उस राजनीति की धार को बहुत पैनी किया, और वो पैनी धार जो है उसको डीपली रूट्स में पेनिट्रेट भी कर दिया हरियाणा की। वो सोसाइटी के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसके बेसिकली हरियाणा के लोग आदी नहीं है। हमारा जो कल्चर है सर हरियाणा का, जो जैसे बाकी स्टेट्स में हमने देखा है, यूपी बिहार में, कि वहां पर अगर एक गांव है तो उसमें सब यादव हैं या एक ब्राह्मणों का ही गांव है। हरियाणा के अधिकांश गांव जो है उसमें लगभग सब जातियां रहती हैं, या कम से कम 8-10 जातियां तो रहती ही हैं, अगर सारी नहीं रहती है। बहुत कम गांव ऐसे हैं जो एक ही जाति के गांव हों, और जातियां हमारे गांव भी बहुत बड़े नहीं हैं। अधिकांश अगर 70-80% गांव को देखेंगे तो उनमें 1000 से लेकर 2-3 हजार तक वोट इतने लोग ही रहते हैं, और बरसों बरस से रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं कभी भगवान की दया से नहीं आई। यहाँ पर कोई लड़ाई वड़ाई उस तरह से नहीं हुई कि लोगों को शिफ्ट करना पड़े, कोई जलजला नहीं आया, भूकंप से भी बचे रहे। तो सैकड़ों साल से, हजारों साल से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और उसी कल्चर के साथ लोगों का वहां पर रहना हो रहा है। तो इस वजह से वो जो कल्चर है वो उनकी जिंदगी का इतना ज्यादा हिस्सा बन गया कि अगर हिंदुस्तान से कोई व्यक्ति अगर विदेश चला जाता है और 2-3 पीढ़ी भी अगर वो अमेरिका लंदन में रह लेता है, बावजूद उसके वो शादियां करने की कोशिश करता है कि उसी समाज में हम लोग जाके वापस शादियां करें। तो सोसाइटी हमारा थोड़ा सा इस तरीके से डेवलप हुआ है। उस सोसाइटी के भीतर जब ये डिवीजन आया, वो लोगों ने शुरुआत में उसको हाथों हाथ लिया, लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको, कि हम लोग एक जाति को पनिश कर रहे हैं, कि उस जाति को पनिश करने का वक्त आ गया, क्योंकि वो लोग लंबे समय से सरकार में रहे हैं और उन्होंने हमारे संसाधनों को ज्यादा उपयोग किया है। वो लोग नौकरी पाने में ज्यादा कामयाब रहे हैं, और उन लोगों के विधायक, सांसद, मंत्री ज्यादा रहे। लेकिन धीरे धीरे जब वो चीजें जो, क्योंकि ये तो जाहिर एक सेंटिमेंटल इशू है, जातियां के बीच में विभेद करना, ये तो एक सेंटिमेंटल इशू है। जमीन पर तो इसको कोई बेनिफिट किसी को मिलता है नहीं। तो शुरुआत में लोगों ने इसको हाथों हाथ, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने लिया, और उन लोगों ने बहुत इसको सेलिब्रेट भी किया। लेकिन धीरे धीरे जब बातें उनके सामने आई कि जो गवर्नेंस के नाम पर बीजेपी है वो कुछ ज्यादा डिलीवर कर नहीं पा रही है, और प्रधानमंत्री के चेहरे पर या जातिवाद के चेहरे पर कितने दिन तक राजनीति कर सकते हैं। तो पहला चुनाव बीजेपी का बहुत जीत बड़ी हुई थी, ऐसा नहीं है। हालांकि कंपैरेटिवली ठीक था कि 4 सीटें थी, 4 से बढ़कर 44 हो गई, तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो थी। लेकिन ऐसा नहीं कि वो 70 सीटें जीत गए हों, उस तरह का जीत तो हासिल हुई नहीं थी। 2014 में भी बिल्कुल एज पे थे, 44 सीटें मिली थी। तो लेकिन 2014 के बाद जब 19 में इलेक्शन हुआ तो वो सीटें घट गई, और सीटें घटी तब जब 2019 के विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले बीजेपी करीब 80 असेंबली सेगमेंट्स पर लोकसभा चुनाव में आगे चली गई थी।
हाँ, लेकिन जब विधानसभा का 3 महीने में चुनाव आया तो वो घट के 40 पे रह गई। तो लोगों को इस बात का एहसास तो तब हो गया था कि बीजेपी उनके लिए मुफीद नहीं है, लेकिन तब भी जो बीजेपी ने डीपली सोसाइटी को डिवाइड किया था, उसका कहीं न कहीं एक अंश वहां पर बचा था। लेकिन इन 5 सालों में वो अंश भी खत्म हो गया और खास तौर पर जब ये किसान आंदोलन हुआ, तो उसमें जो किसानों की तो तमाम जातियां हरियाणा में हैं, यादव से लेके और वहां पर आप उत्तर हरियाणा में चले जाइए तो वहां कश्यप, कंबोज, सैनी तमाम लोग वहां पर किसान हैं, सिख बहुत सारे किसान हैं वहां पर। उस इलाके में तो जाट ज्यादा है नहीं, जाट तो सर मुझे लगता है करनाल के आगे बहुत उनकी संख्या घटती चली जाती है। तो वो लोग जब किसान आंदोलन में सक्रिय हुए, तब उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि ये सरकार तो हमारे को भी उस तरीके से ट्रीट कर नहीं रही है जैसा हम लोगों ने इस सरकार को समझा था। और किसानों के नाम पर जब सिख लोग आए, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ हम सब ने देखा। और बाकी जो लोग जब किसान आंदोलन में आए, सक्रिय हुए, उन्होंने अपने अपने गांव में जमीन दी वहां पर और उनके साथ लोकल लोगों ने पार्टिसिपेशन किया, उनके ऊपर मुकदमे कायम किए, जिनमें से कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को बार बार वोट दिया था। तो वो बात उनको समझ आई कि ये तो पॉलिटिक्स जो है वो अपन को सूट करने वाली पॉलिटिक्स है नहीं, क्योंकि हरियाणा में आमतौर पर भाईचारे का एक अच्छा खासा सिस्टम है, क्योंकि सर बहुत अमीर इलाका तो ये रहा नहीं है, तो एक दूसरे के सहयोग से ही लोगों का जीवन यापन होता रहा है बरसों से। तो तब जाके ये दिक्कत लोगों को जब पैदा हुई है, तो वो जो डीपली डिवाइडेड पेनिट्रेशन बीजेपी ने किया था, लोगों की आंखें खुल गई और गवर्नेंस के नाम पर बीजेपी के पास डिलीवर करने के लिए कुछ खास था नहीं। ऊपर से मुख्यमंत्री अपने ओहदे में या मुख्यमंत्री जब अपने भाषणों में जातिवाद की बातें करते हैं, तो वो बातें तो फिर सर खराब ही लगती है सब लोगों को। तो उन बातों का असर इस चुनाव में हम लोगों को जरूर देखने को मिल रहा है। आज भी मैं एक शहर की एक मंडी में गया, तो मंडी तो आमतौर पर हरियाणा में मंडी में अब तो खैर सब जातियों के लोग आते हैं, लेकिन अधिकांश लोग आज भी जो मेजोरिटी है वो महाजन समुदाय से है। अब उन लोगों का भी ये कहना है कि ये सरकार कई तरह की पॉलिसीज लेके आती है ना, वो पॉलिसीज सारी खराब हो ऐसा नहीं है, लेकिन उस पॉलिसी में जब कोई दिक्कत होती है तो उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं है, रिस्पॉन्ड करने के लिए सरकार में कोई नहीं है। पहले तो एमएलए के पास या सांसद के पास लोग चले जाते थे, मंत्री के पास चले जाते थे, लेकिन अब जो है न विधायक के पास कोई ताकत है, न मंत्री के पास कोई ताकत है, और अधिकारी बिल्कुल निरंकुश हो गए हैं। अधिकारी किसी को समय देते नहीं है और उनके इश्यूज जो हैं, जो प्रॉब्लम्स वो लोग रोज फेस करते हैं। अब कारोबारी आदमी है, उसके लिए नए नए नियम बनाए जाते हैं। अब वो नियमों में कुछ न जाहिर है कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका अमेंडमेंट कर दिया जाता है सर टाइमली, लेकिन जब उनके अमेंडमेंट्स करने के लिए ये लोग जाते हैं तो मुख्यमंत्री समय नहीं देते, ऑफिसर्स इनकी बात को सुनते नहीं है। तो वो प्रॉब्लम जिन प्रॉब्लम की वजह से ये लोग 6 महीने 7 महीने तक लगातार जूझते रहते हैं, उसके बाद एकदम वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम बेसिकली जो इशू था वो इशू इलीगल था। तो उस इलीगैलिटी को दूर करने के लिए पहले की सरकारों में मुख्यमंत्री से मिलना या उस विभाग के मंत्री से मिलना आसान था। इन्होंने मुश्किल कर दिया, क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री के अलावा किसी के पास कोई ताकत छोड़ी नहीं। अब मंत्रियों के पास जाने के फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है। विधायक और सांसद जो हैं वो अपने क्षेत्र में उतने ज्यादा आते नहीं है, क्योंकि बीजेपी की जो वोटर है वो मूल रूप से एक हवाई वोटर है। वो कोई बहुत ज्यादा इसके कैडर का वोटर बीजेपी का अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि हरियाणा आज भी अधिकांश जो लोग रहते हैं वो गांव में रहते हैं। तो गांव में बीजेपी की जो फिलॉसफी है या बीजेपी की जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके बायर बड़े कम हैं। शहरी इलाकों में तो है इनका, शहरी इलाकों में तो ठीक है, लेकिन शहरी इलाकों के लोगों की समस्याएं दूसरी होती हैं और ग्रामीण इलाकों के लोगों की दूसरी समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए बीजेपी ना तो वो मैकेनिज्म डेवलप कर पाई, ना ऑफिसर्स को उस तरीके से वो लोग ट्रेन कर पाए, और ना अपने कार्यकर्ता या नेता मंत्रियों को उस तरीके से कर पाए कि वो लोगों की समस्याएं सुने। ऊपर से एक आदेश इनका जो आता रहा, उस आदेश के बाद लोगों की तरफ से जो फीडबैक जाए उसका समाधान नहीं रहा कोई भी। और ये पोर्टल वोटल कई सारी ऐसी चीजें चलाई जिनका हम लोग जिक्र करते रहते हैं कि पोर्टल से लोगों को बड़ी तकलीफें हुई, किसानों के बारे में जो बयान दिए गए। तो सेंटिमेंटल इश्यूज बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी वजह से लोग परेशान हैं, और इसी वजह से बीजेपी के खिलाफ समाज का एक वर्ग इतना ज्यादा मुखर होकर दिख रहा है।
तो उसका खामियाजा तो इस इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा बीजेपी को। नहीं, ये रविंद्र जी आपने जो बात कही ट्रीटमेंट की, दरअसल ट्रीटमेंट कई बार रिवर्स ट्रीटमेंट में चेंज हो जाता है, तो इस बार रिवर्स ट्रीटमेंट की बारी लग रही है वहां पर। और एक बात और, आपके एक बात से मैं सहमत नहीं हूं कि सारी ताकत मुख्यमंत्री में है। मुख्यमंत्री के पास तो कोई ताकत नहीं है, वो तो बेचारा पूछता है, अगर हरियाणा में है तो नायब सिंह सैनी खुशकिस्मत है। लेकिन मैं तमाम ऐसे राज्य मुख्यमंत्री जान रहा हूं कि मुख्यमंत्री के पास कोई बड़ा मामला आ जाता है तो वो कहते हैं कि अधिकारी से ही कहते हैं कि दिल्ली से आपको बात हो गई क्या, एक बार दिल्ली देख लेना। वो खुद ही दिल्ली के भरोसे बैठे मुख्यमंत्री। ऐसे ऐसे राज्यों में ऐसे ऐसे मामले हैं कि महाराष्ट्र की सरकार में एक बड़े बड़े आईएएस अफसर के बड़े जो है नौकरशाह के दफ्तर में एक किनारे एक टेबल लगा करके गुजरात से गया हुआ एक शख्स बैठता है और कोई फाइल ऐसी नहीं है महाराष्ट्र सरकार की जो उसके सामने से बगैर गुजरे हुए, जब तक वो ओके न कर दे तब तक वो फाइल आगे बढ़ जाए। कोई मुख्यमंत्री, कोई डिप्टी सीएम, सब कहने को है। अब तो इंस्पेक्टर तक के मेरे पास खबर आई थी कि महाराष्ट्र में इंस्पेक्टर का, एसआई का तबादला भी दिल्ली से पूछ करके होता है। तो होम मिनिस्टर तो वहां पर कोई और है, यहाँ वाले होम मिनिस्टर वहां तक करते हैं। तो ये तो अगर सौभाग्यशाली है, अगर ऐसा है नायब सिंह सैनी को कुछ ताकत मिली है, मुख्यमंत्रियों के पास कोई ताकत नहीं है। नायब सिंह सैनी को तो खैर ताकत नहीं मिली है उतनी ज्यादा, लेकिन खट्टर, मनोहर लाल खट्टर के पास तो ताकत ठीक ठाक थी। नहीं तो उन्होंने कई बार क्लोन के पास ताकत होती है, क्लोन के पास ताकत होती है। जी जी धर्मेंद्र भाई, हरियाणा में मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में भी कहा था, हरियाणा में वो होता है जो कहीं नहीं होता है। अगर आप कांग्रेस के राज की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल कांग्रेस पार्टी को अपनी उंगलियों पे नचाया था और 10 साल मनोहर लाल जी 9.5 साल बीजेपी को अपनी उंगलियों पे नचा के गए हैं। उन्होंने न केवल अपने पेड़ की सारी शाखाओं को काट डाला बल्कि उसकी जड़ को खोद के पेड़ को ही गिरा दिया बीजेपी के। और मजाल है किसी बीजेपी के पदाधिकारी की, किसी नेता की उनको टोकने की हिम्मत हुई, क्योंकि उनकी जो दोस्ती है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ थी। ऐसा कहा जाता है, पता नहीं कितनी सच्चाई, कि अमित शाह जी ने मनोहर लाल जी को कुर्सी से हटाने के लिए लाखों यत्न किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि मनोहर लाल जी की दोस्ती जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है और वो घी खिचड़ी वाली दोस्ती है। जब उनको हटाया तब भी उस दोस्ती की दुहाई देकर ही उन्होंने हटाया है। तो मनोहर लाल जी कमजोर मुख्यमंत्री नहीं थे, बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री थे। और हरियाणा के बारे में तो एक बार स्वामी रामदेव जी से बात हो रही थी तो वो बोले, यार मैंने बहुत मुख्यमंत्री देखे हैं कई प्रदेशों के, लेकिन हरियाणा का प्रदेश का मुख्यमंत्री लाट साहब होता है, लाट साहब की तरह बिहेव करता है। और ये बिल्कुल सच बात है। जो उसका कारण है क्योंकि दिल्ली में जब भी किसी केंद्रीय नेतृत्व को भीड़ दिखाने की जरूरत होगी तो उसको हरियाणा की तरफ अपना मुंह करना पड़ेगा। और हरियाणा के लोग ट्रक भर भर के कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी ले जाया जा सकता है उनको। तो दिल्ली में अगर ताकत दिखानी है तो हरियाणा काबू में रखना बहुत जरूरी है। आप किसी भी रैली को चौधरी चरण सिंह से लेके और अब तक की सारी रैलियों को हरियाणा के लोगों ने जाके भरा है। तो मनोहर लाल जी इसी का फायदा उठाते रहे। जहां तक नायब सैनी जी की बात है, वो तो सिंपल एक ट्रांसफर के लिए भी तरसते थे और कहते थे कि वहां से लिस्ट आएगी तो इस तरह के ट्रांसफर होंगे। ये तो बहुत कम। हरियाणा में 3 डमी मुख्यमंत्री हुए हैं, मास्टर हुकम सिंह जी और बनारसी दास गुप्ता जी, और अब तीसरे अपने नायब सैनी जी का उसमें नाम लिखा जाएगा। नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था रविंद्र भाई की बात पर, जब मैंने काउंटर किया था तभी मैंने बोल दिया था कि ये मैं मुख्यमंत्रियों की पावर की बात कर रहा हूँ, क्लोन की पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लोन के पास तो पावर होता ही है, तो क्लोन के पावर पर नहीं सवाल उठाऊंगा। पावर के मामले में तो मनोहर जी बड़े खुश नसीब आदमी थे जी। उन्होंने पावर, एक तो होता है पावर का सदुपयोग करना, उन्होंने पावर का उपयोग किया बीजेपी को निपटाने के लिए। आज आप देखिए 2014 में बीजेपी सत्ता में हरियाणा में इसलिए आई क्योंकि हिसार क्षेत्र के लोगों को लग रहा था कि कैप्टन अभिमन्यु मुख्यमंत्री बन सकते हैं। रोहतक क्षेत्र में लोगों को लग रहा था कि धनखड़ साहब का दाव लग जाएगा। अहिरवाल के लोगों को लग रहा था कि क्या पता राविंदर जी जीत जाएं या फिर रामविलास जी का नंबर लग जाए। ऐसे करके मुख्यमंत्री पद के 6-7 दावेदार थे और लोग सत्ता आई तो फिर मनोहर लाल जी ने एक एक करके सबको 2019 तक सारे निपटा दिए अपने करके। आज हालात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम तो बचा है, लेकिन इतनी बुरी हालात है, अगर आप 10 लोगों को रास्ते में रुकवा के और उनसे पूछो कि बीजेपी के 3 हरियाणा के मंत्रियों के नाम बता दो, तो 10 में से 7 लोग बीजेपी के मंत्रियों के नाम भी नहीं जानते हैं।
आज सुबह अखबार पढ़ते हुए मेरी जो धर्मपत्नी है उन्होंने पूछा कि जी वित्त मंत्री भी दलाल हो गए हैं। ये हालात है हरियाणा प्रदेश के। जीरो क्रेडिबिलिटी की सरकार है और जीरो क्रेडिबिलिटी से चल रही है। चलिए, मैं एक फाइनल सवाल जो आपने कहा उसी पर आगे बढ़ते हुए, हालांकि कांग्रेस पर भी एक सवाल, आखिरी सवाल जगदीप जी से करेंगे। ये वैसे मैं बताऊं 2014 में न्यूज चैनलों का दौर था, हम लोग भी उस समय न्यूज चैनलों का हिस्सा थे, तो बहुत सारे बच्चे आते थे, सर वो खट्टर बन गए मुख्यमंत्री, फोटो उनकी पहचाननी थी, पहचान लीजिए जरा। तो बहुत हम भी परेशान थे, हम भी नहीं पहचानते थे दोस्त। तो लगा कि हमारी भी नॉलेज, जबकि मैं हरियाणा के चैनल में भी कुछ वक्त गुजारा, हरियाणा का दौरा यमुनानगर तक किया, लेकिन खट्टर साहब को नहीं पहचानता था, मेरा दुर्भाग्य था। खैर, सिंधु साहब से आखिरी सवाल कांग्रेस पर जरूरी है करना, क्योंकि इनको आईना नहीं दिखाना गलती होगी। खट्टर को तो हरियाणा के लोग आज भी नहीं पहचानते। एक मैं जोड़ रहा हूं एक बार सिंधु साहब से पहले, हमारे एक मित्र हैं, पुराने पत्रकार है सरोदमन सांगवान जी, वो आरएसएस में होते थे और उस समय मनोहर लाल जी भी आरएसएस में थे, शुरुआती दिनों की बात है, फरीदाबाद में ड्यूटी थी दोनों की। तो खिचड़ी बनाने के लिए कुकर रखा हुआ था और वो खिचड़ी बना रहे थे सरोदमन सांगवान जी, और साथ में खड़े थे मनोहर जी। तो उन्होंने उनको कुछ लाने के लिए मार्केट में भेज दिया, और जब वो बाहर लोन में आए इतनी देर में कुकर फट गया। तो वो अफसोस जताते हैं कि काश उस दिन कुकर के टाइम फटने के टाइम पे मैंने इनको भेजा नहीं होता। हालांकि परमात्मा उनको लंबी उम्र दे, लेकिन खिचड़ी से इतना गहरा नाता है कि खिचड़ी खा खा के लोग है ना मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं हरियाणा में। आखिरी सवाल कांग्रेस के लिए थोड़ा सा जरूरी है इनको इंजेक्शन लगाना, इनको जगाए रखना। विपक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है देश में। सिंधु साहब, कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? दिल्ली में बहुत चर्चा होती है कांग्रेस को लेकर के, दिल्ली में बड़ी चर्चा होती है कि शैलजा गुट अलग है, हुड्डा गुट अलग है, ये आपस में ही लड़ करके निपट जाएंगे। देखिए आशीष जी, चर्चाएं अपनी जगह हैं और अलग अलग तरह के लोग अलग अलग मतों को आगे रखते हैं। हरियाणा में बहुत से लोग हैं जिनका काम इस तरह की मतों को ही आगे बढ़ाना रहता है जब सारा दिन। लेकिन इसको समझा जाए तो किसी भी राजनीतिक दल में और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में, जहां कोई राजनीतिक दल होता है, प्रतिस्पर्धा वहां होती है, कुछ वहां समूह भी होते हैं। ये एक राजनीतिक दल के अलावा अगर किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में है आप, या किसी क्लब में है, या किसी सामाजिक संगठन में, वहां भी होता है। मैं इसको एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखता हूं। ठीक है कि ये राजनीति है, राजनीति में हर कोई अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए लड़ता है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए आगे बढ़ता है और किसी भी तरह से वो प्रयास करता है कि उसकी पहल। तो ये एक पहल का मामला है, प्रतिस्पर्धा का मामला है। और आप ये देखिए कि हरियाणा में कांग्रेस का कैडर ना होने के बावजूद भी हरियाणा में जो कांग्रेस के वोटर हैं, उनकी जो निष्ठा है, उनपे कभी सवाल नहीं आया। बहुत से ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं, निष्ठावान रहे हैं कांग्रेस के प्रति। सवाल एक विचारधारा के प्रति अपनी वफादारी का है, एक सिद्धांत के प्रति अपनी वफादारी का है, जो बहुत से लोगों ने निभाई है। और अगर कहें तो जो नेता हरियाणा में अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उनके अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव है। अब भूपेंद्र हुड्डा एक बड़े नेता हैं, कांग्रेस के एक सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके अलावा अगर दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो अगर अंबाला या सिरसा, हिसार के क्षेत्र की बात करें, अब भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल जब उनको मिला तो उस टाइम वो रेस में नहीं थे सीएम। उस वक्त 2004 में सीएम की रेस में भजन लाल थे, शमशेर सिंह सुरजेवाला थे, या कैप्टन अजय यादव थे, या राव इंद्रजीत थे। इनको एक तरह से वो कह लीजिए कि उस टाइम जो सीएमशिप मिली वो इनको अपनी निष्ठा के प्रति मिली, और इन्होंने जिस तरह से उसमें काम किया, तो इनके कार्यकाल में भी, कांग्रेस के कार्यकाल में, भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में बहुत क्षेत्रों से क्षेत्रवाद का आरोप भी इन पे लगता रहा। और वो एक ऐसी कार्यशैली रही इनकी गवर्नेंस की जिसमें कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिला और कई क्षेत्रों की उपेक्षा हुई। पर फिर भी कांग्रेस
आगे बढ़ती रही और कांग्रेस में बिखराव उस तरह से क्षेत्रवाद के नाम पे नहीं हुआ। और आज भी मुझे ये लगता है कि वो क्षेत्रवाद के नाम पे ऐसा कोई बिखराव कांग्रेस में नहीं है। क्षेत्र में प्रभाव जिसका है वो अपनी पहल के लिए अपने दावे जरूर आगे बढ़ाता है, ये प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक। और चलिए, मुझे ये होने भी लगता है चाहिए, कि इसको उसी होने भी चाहिए। प्रभाव और बिखराव के बीच कांग्रेस की स्थिति पर तो सब चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर के हरियाणा तक चर्चा हो रही है, हमने भी कर ली थोड़ी सी चर्चा। लेकिन मेरी असली संवेदना तो उनके लिए है जिनके दिल का दर्द बताने वाला कोई नहीं है। कोई मीडिया हाउस हो, गोदी मीडिया हो, कोई मीडिया, उनके दिल का दर्द नहीं बताती है। हम कोशिश करेंगे बताने की। वो राव इंद्रजीत सिंह के दिल का दर्द हो, राव दानवीर सिंह के दिल का दर्द हो, कैप्टन अभिमन्यु के दिल का दर्द हो, अनिल विज के दिल का दर्द हो, रामविलास शर्मा के दिल का दर्द हो, बहुत दर्द है। और भाजपा के भीतर इतना दर्द है कि ये दर्द छटपटाहट में तब्दील हो। हरियाणा की सियासत पर अब सियासत बिल्कुल उफान पर है। चर्चा हम रोज लेकर के आएंगे। आज सिंधु साहब का धन्यवाद इसलिए कि रविंद्र सिंह जी को, धर्मेंद्र कंवारी जी को लेकर के आए, इसके लिए धन्यवाद। और मैं कहूंगा अपने दर्शकों से भी कि आप लोगों का अपना भी चैनल है, धर्मेंद्र भाई का भी, और वो चैनल ही नहीं है, वो गुरुकुल है, तो हरियाणा का गुरुकुल है। आप लोग वहां पे जाकर के देखा करिए, हरियाणा की पॉलिटिक्स उनके चैनल पे जाकर के देखा करिए। क्योंकि कुछ ही लोग हैं, अब पत्रकारिता में कुछ ही लोग हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं, नहीं तो लोग कहते हैं विपक्ष से विकास क्यों नहीं हो रहा, विपक्ष बताओ तुम क्यों नहीं हुआ भाई, विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो सत्ता से सवाल करने वाले कुछ ही लोग हैं, थोड़ा उन लोगों को आप लोग देखिए, उनको सुनिए। और रविंद्र भाई, धर्मेंद्र जी बड़े मुखर होकर के, आज तो मजा आ गया चर्चा में, इसलिए थोड़ा लंबा, नहीं तो हम लोग शॉर्ट में रखते हैं, थोड़ा चर्चा भी लंबी हो गई। धर्मेंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, रविंद्र जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सिंधु साहब को। रविंद्र भाई का भी दी फोर्थ स्टेट नाम से चैनल है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा चैनल है, मैं खुद अच्छा, उसका दर्शक हूं। अच्छा, फोर्थ स्टेट नाम से, ओके ओके। आशीष जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हरियाणा की राजनीति में या हरियाणा की राजनीति को समझने वाले जितने भी पत्रकार, ऐसा नहीं है कि हरियाणा में पत्रकारों की कोई कमी है, बहुत पत्रकार है। एक जिला में आपको 500 पत्रकार मिल जाए, लेकिन मुझे गर्व होता है जब मैं रविंद्र शोराण या धर्मेंद्र कंवारी से बात करता हूं और इनसे चीजें समझता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पत्रकारिता में अपनी रीढ़ की ताकत और अपने बुद्धि और विवेक को कहीं गिरवी ना रखना, इन दो पत्रकारों की ये सबसे बड़ी खासियत है। इसलिए मुझे ये लगा कि इनको लाया जाना चाहिए और दर्शकों तक इनकी बात और इनकी समझ सामने रखा जाना चाहिए। और ऐसे और भी हमारे साथी हैं जो आगे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, और उनमें मुझे मालूम है कि वो बड़े अच्छे बुद्धि, विवेक और ज्ञान के पत्रकारिता में, और सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारिता में सिद्धांत की पत्रकारिता करना ये बहुत कम लोगों के हाथ में पिछले 10 सालों में रह गया है। तो मुझे ये लगता है कि उनके ये परोधा है, और इसी प्रकार से और भी लोग हैं जो हमारे साथ इसी तरह आगे कार्यक्रमों में आते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल। और रविंद्र भाई, और मैं फिर से रिपीट कर दूं, रविंद्र भाई द फोर्थ स्टेट और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स, धर्मेंद्र जी, ये हम लोग तो दिन में एक आध कार्यक्रम लेकर के आ पाएंगे, हरियाणा पर ओवरऑल एक व्यू लेकर के आ पाएंगे, लेकिन बहुत डीप, जैसे डिवीजन का डीप पेनिट्रेशन किया है भाजपा ने, वैसे ही अगर हरियाणा की पॉलिटिक्स में डीपली आपको घुसना, उसकी जड़ों में जाकर के समझना है, तो आप दोनों लोगों से समझा करिए, इनके चैनल पे जाकर के। मैं दर्शकों से यही कहूंगा। फिलहाल धन्यवाद धर्मेंद्र जी, धन्यवाद रविंद्र जी, और सिंधु साहब तो हमारे परिवार का हिस्सा है, उनको भी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।